नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज। पीवाईक्यू क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है यह मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए या कम समय में क्वालिफाई होने के लिए बेस्ट अध्ययन करने का तरीका या पढ़ाई करने का तरीका है तो वह है पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो हमने इस चैनल पर यह सीरीज चलाई है और आज यह 8वां वीडियो बनने जा रहा है। तो निःशुल्क हमारे चैनल से जुड़कर अध्ययन करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, साथ ही कमेंट भी कीजिए। यह सब कुछ निःशुल्क है और इसी चैनल पर निःशुल्क तरह से नेट के पाठ्यक्रम की सभी कहानियाँ, सभी निबंध, कुछ उपन्यास, कुछ नाटक तथा कविताएँ, यह सब कुछ लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाई गई है। और इस चैनल पर निःशुल्क इन सभी की प्ले लिस्ट निःशुल्क आपको उपलब्ध है। तो जल्दी जल्दी देखिए, क्वालिफाई हुई, यही हमारी सफलता है। तो बढ़ते हैं आज की प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न यह जो है, हम इससे पहले प्रश्न हमने यहाँ देखे थे और आज हम इस प्रश्न से आगे प्रश्न देखने वाले हैं। तो यह जो है पहला प्रश्न है आज की वीडियो का कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम पहचानिए। तो सही क्रम में है, देखो जैसे कि यहाँ पर है, देखो आपका बंटी 1971 में प्रकाशित होता है। एक मिनट, आपका बंटी 1971, यह 1959, पहला भाग 1958 और दूसरा भाग 1960 में हुए। और यह जो है यहाँ पर नीचे भी दिया हुआ है। तो प्रथम भाग पर आता है, देखो झूठा सच। झूठा सच का जो प्रकाशन है वह प्रथम भाग 1958 में और द्वितीय भाग 1960 में प्रकाशित होता है। आपका बंटी यह 1971 में प्रकाशित होता है। धरती धन्ना अपना 1972 और माया दास की माड़ी 1978 में प्रकाशित होता है। यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम, यानी सही अनुक्रम क्या है, यह भी हम देखेंगे कि इसका सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम में है, देखो कोणार्क जो 1931 में प्रकाशित होता है, मादा कैक्टस 1959 में और बकरी जो है 1974 में, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है, यह कथन दिए हुए हैं, तो कथन पढ़ते हैं हम। आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता और ले पाता है तो उसकी परिणति अर्धहीन होती है। यानी कहा जाए तो किसी समस्या के समय में व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता और यदि किसी व्यक्ति ने समस्या या कठिन समय में निर्णय लेता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, यानी वो गलत साबित होता है। अगला है कथन, कारण है क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की पहचान खो गई है। यानी कहा जाए तो यहाँ पर कारण तो बिल्कुल सही है, स्थापना क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों कथन जो है सही है, यानी स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है। तो कथन यहाँ पर दिया हुआ है, यह काव्य घटना अनुकूल शब्दोपस्थिति किसका कथन है। तो यह कथन जो है यह जगन्नाथ का कथन है। यहाँ पर नीचे कुछ महत्वपूर्ण कथन दिए हुए हैं। तो वामन का कथन है, काव्य शब्दों यंग गुना अलंकार संस्कृत्यो शब्दार्थ्यो वर्तते। और कुंतक का कथन है, शब्दार्थों संयुक्तों वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यस्तित्व काव्य तद्वनिकार। रुद्रत का कथन है, नुन बादल नुन शब्दार्थो काव्यम। यह अगला प्रश्न है, यहाँ आज का अगला प्रश्न है, पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है। यानी पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कौन से विचार प्रकट किए हैं। तो यहाँ पर है, देखो पहला कथन हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लोकप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर नहीं हुआ। यह बिल्कुल सही है। शुक्ल ने पद्माकर के बारे में क्या है, परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर नहीं है, यानी यह बी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। सी ऑप्शन पढ़ते हैं,
पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। बिल्कुल सही है, यानी ये और सी हमारा सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन से। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बच्चन सिंह का कथन है। आषाढ़ का एक दिन यह 1958 में प्रकाशित नाटक हुआ है और यह मोहन राकेश का द्वारा लिखित नाटक है और इसको 1959 में फिल्म इंडस्ट्री यानी रंगमंच की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नाटक पुरस्कार मिला है। और यह नाटक जो है कालिदास के जीवन पर आधारित यह नाटक है। नाटक का नायक कालिदास है और नायिका जो है मल्लिका है। मल्लिका की माँ का नाम अंबिका है। यह हमने पूरा विस्तार से पढ़ाया हुआ है। तो यह इस नाटक के बारे में और भी जानते हैं। बिहारी का नया मूल्यांकन, आलोचना और आलोचना, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक यानी वह आषाढ़ का एक दिन के बारे में जो बच्चन सिंह द्वारा कथन कहे हुए वह बच्चन सिंह के अन्य कथन भी है यहाँ पर। हिंदी नाटक बिहारी का नया मूल्यांकन, यह बच्चन सिंह की कृति है। आलोचना और आलोचना, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीच और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो 1996 में प्रकाशित हुआ है वह भी बच्चन सिंह द्वारा लिखित है। और बच्चन सिंह का जो दूसरा इतिहास है वह भी हमने लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति इसी चैनल पर पढ़ाया हुआ है। अगला प्रश्न है, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भो में बल देखा। तो इसका जो क्या कथन है, इसके क्या नीचे दी विकल्प पर्यायों में से चुनना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो है भोह में कुटिलता से अनुराग अनुचित होता है, यह एक सही है। और दूसरा है वह जो है वह है ऑप्शन क्रमांक डी, यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है, यानी ऑप्शन सी और डी यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर विकल है प्राण मेरे गीत नियरता। अभी यह फिर विकल है प्राण मेरे, यह महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक कृति है, गीत है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर विकल है प्राण मेरे गीत के नित्यार्थ, यानी इसके हितार्थ क्या है, यानी हित के बारे में क्या है। अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अंधे की अनजानी दुनिया को देखना चाहती है तथा स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। फिर विकल है प्राण मेरे गीत, लेखिका महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा छायावाद युग की लेखिका है और छायावाद युग की लेखिका है महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा के कविता संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, अग्निरेखा और दीपशिखा, सप्तपर्णा, यह जो है महादेवी वर्मा के कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। अभी उदासी संप्रदाय जो श्रीचंद ने स्थापित किया है, जो गुरु नानक के पुत्र थे। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद है। इस संप्रदाय के लोग यानी जो उदासी संप्रदाय के लोग जो है वह सतनामी धर्म को मानते हैं। पंच प्रकृति जल, यानी इसके अंतर पंच प्रकृति जल के अंदर जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश की पूजा करते हैं। जबकि लक्ष्मीचंद तथा मलुकदास संत कवि थे, यानी लक्ष्मीचंद और मलुकदास यहाँ जो थे वह संत कवि थे। अगला प्रश्न है संस्मरण की पुस्तक है, यानी यहाँ पर संस्करण जो विधा है उस संस्करण विधा की पुस्तकें कौन सी है देखना है। तो नंगा तलाई का गांव, यह जो है संस्करण की पुस्तक है। और यह इसके बाद जो है वह है देखो अच्छे दिन आए अच्छे दिन पाछे गए, यह भी है। यह किन किन की रचना है इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। नंगा तलाई का गांव, अच्छे दिन बाछे गए संस्करण विधा की पुस्तकें हैं। नंगा तलाई गांव यह 2004 में प्रकाशित संस्करण कृति है और इसके लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी है। नंगा तलाई गांव यह जो है संस्करण विधा की पुस्तक है और इसके लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी है और यह 2004 में प्रकाशित है। अगली जो कृति थी वह संस्करण कृति के लेखक की, यानी वह विश्वनाथ त्रिपाठी की अन्य कृति है जो योमकेश दरवेश की है,
10 में नंगा स्नान करने चलो, गंगा स्नान चलने करोगे 2012 में प्रकाशित हुई है। और अच्छे दिन बाछे गए, यह भी योमकेश दरवेश की रचना 2004 में प्रकाशित है और यह संस्करणात्मक कृति लेखक काशीनाथ सिंह है। और यह अच्छे दिन बाछे गए ये काशीनाथ सिंह की है, 2012 में प्रकाशित। और इसके अन्य अभी वो काशीनाथ सिंह के अन्य संस्करण विधा की पुस्तकें देखेंगे। घर का जोगी जोगड़ा 2006, याद हो कि न हो, याद हो कि न याद हो 1992, जबकि रंजन धंजल यह जो है फणीश्वरात रेणुका है, तथा लड़ेंगे बाजार साल यह रिपोर्टाज विधा की रचना है। रंजन धंजल यह रिपोर्टाज विधा की किताब है और यह फणीश्वरात रेणु की है। अगला प्रश्न है, और रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही है। यह मेरे ख्याल से यह प्रश्न हमने देखे हैं और फिर भी देख रहे हैं, चलो कुछ नहीं होता, अभी देख रहे तो देख रहे हैं, उसमें क्या। तो यह देखो, मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा हरो, यह बिल्कुल सही है। राम कथा का गान वेदों पुराणों और कवियों ने किया है, किंतु संतों ने नहीं, यह बिल्कुल गलत है। जो भक्त रामचरितमानस का आह्वान करता है वह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रखर तेज वाला है, यह भी बिल्कुल गलत है। और अगला पढ़ते हैं, जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय हो। यानी यहाँ पर रामचरितमानस के बारे में तुलसीदास ने ये और बी ऑप्शन हमारा सही है। यानी मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा तुम दूर करो। और यह जिस तरह कामी पुरुष को स्त्री लोभी होती है, धन लोभी होता है, उसी प्रकार हे राम तुम मुझे प्रिय हो। यहाँ पर रामचरितमानस के हम कांड देंगे कि जो रामचरितमानस जो है वह 7 कांडों में लिखा है। इसका प्रथम कांड है बाल कांड, द्वितीय कांड है अयोध्या कांड, तृतीय कांड है अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराकांड। यह जो है यह कुल 7 कांडों में लिखा हुआ रामचरितमानस है। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध काल द्विवेदी युग का नहीं है। तो कुबेरनाथ राय यह द्विवेदी युग का नहीं है। कुबेरनाथ राय यह जो है यह शुक्लोत्तर युग में आते हैं, ये शुक्लोत्तर युग में आते हैं। और ये कुबेरनाथ राय जो है यह ललित निबंधकार है, जबकि माधव प्रसाद मिश्र जो है यह माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह यह द्विवेदी युग के हैं। कौन कौन से हैं? अध्यापक पूर्ण सिंह, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद, यह जो है यह द्विवेदी युग के हैं। और कुबेरनाथ राय जो है यह शुक्लोत्तर युग के ललित निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है, संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद है, यानी संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद कौन से है यह देखते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके भेद है वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाइए। तो यहाँ पर जो है नीलम देश की राजकन्या प्रथम में आता है, जो 1933 में प्रकाशित जैनेन्द्र की कृति है। पिंजरा 1944 में प्रकाशित उपेंद्रनाथ आष्क की कृति है। जयदोल 1951 में प्रकाशित आज्ञे द्वारा लिखित है। अग्निखोर 1973 में प्रकाशित फणीश्वरात रेणु की कृति है। अगला प्रश्न है, विभ्रम और यथार्थ इनक्लूजन एंड रियलिटी के लेखक है, यानी यह किसकी कृति है। तो यह जो कृति है कॉर्ड बेल की कृति है। यहाँ पर अगला प्रश्न भी सुमिलित कीजिए क्या है, तो इसको हम सुमिलित करेंगे। यहाँ पर पंक्ति दी हुई है और उसको हमें सुमिलित करना है, और तो उसके हम सुमिलित करते समय करेंगे, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्वमान, यह जयशंकर प्रसाद की है, बिल्कुल सही है। अगला है, मिलन के पल केवल 2, 4 विरह के कल्प अपार, यह जो है यह किसका है। तो यह है देखो सुमित्रानंदन पंत का है। अगला है, दिन 12 वर्षों में घूटे के भी सुने गए हैं फिरते, तो यह किसका है। तो यह है मैथिली शरण गुप्त का। अगला देखते हैं, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, यह महादेवी वर्मा का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के बारे में है यह कथन।
तो एक और द्रोणाचार्य नाटक का द्रोणाचार्य के कथन है। तो द्रोणाचार्य के कथन यहाँ पर कौन कौन से देखते हैं। तो द्रोणाचार्य द्वारा यह जो नाटक है यह 1955 में लिखित नाटक है। यह धर्मवीर भारती का लिखा नाटक है और धर्मवीर भारती का जन्म जो 1926 में होता है। यह एक गीति नाट्य है और वह महाभारत के 18वें दिन की कथा को लेकर लिखा गया है। देखते ही इसमें कौन कौन से कथन जो है वह कथन दुर्योधन द्वारा द्रोणाचार्य द्वारा कहे गए हैं। उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी होगी, यह द्रोणाचार्य का कथन है। और अगला जो है वह है राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। यह दो कथन जो है धर्मवीर भारती के कथन हैं। नहीं, धर्मवीर भारती के नहीं, एक द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य यानी एक और द्रोणाचार्य है शंकर शेष का मैं धर्म वह गलत हुआ थोड़ा सा। तो एक और द्रोणाचार्य यह नाटक जो है एक शंकर शेष का नाटक, एक और द्रोणाचार्य नाटक का कथन उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई तथा राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। यह नाटक जो है एक और द्रोणाचार्य नाटक शंकर शेष का नाटक है। मैं धर्मवीर भारती बता जैसे ये धर्मवीर भारती का जो अंधा युग है और यह इसके लगभग कथन सेम ही लगते हैं, तो इसीलिए कंफ्यूज हुआ, कोई बात नहीं है। लेकिन यह एक और द्रोणाचार्य के दो कथन थे। विसोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसी। विसोबा खेचर जो है वह संत नामदेव के गुरु थे, जो हमारे महाराष्ट्र के है वह नामदेव के गुरु थे। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए हुए हैं, अभिकथन और कारण, उसके हम पढ़ेंगे। स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है, यह अभिकथन है। कारण क्या है, क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्न है। तो इसका जो है यहाँ पर यह गलत है। स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है, तो यह जो है गलत है। और यहाँ पर कारण क्या है, क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है, तो यह सही है। यानी यहाँ पर अभिकथन गलत है और कारण जो है वह सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ब्रज भाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है। तो ब्रज भाषा का जो पद्य संग्रह है सभा विलास, ब्रज भाषा में लिखित पद्य ग्रंथ या काव्य ग्रंथ है, उसका नाम है सभा विलास, किसकी रचना है। तो सभा विलास जो है लल्लूलाल की रचना है। ब्रज भाषा पद्य संग्रह सभा विलास यह लल्लूलाल की रचना है। लल्लूलाल कृत, अभी लल्लूलाल की रचना देखते हैं। राजनीति माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रज भाषा गद्य है, यानी ब्रज भाषा में लिखित गद्य है लल्लूलाल के। तथा शेष रचनाएं यानी खड़ी बोली की अन्य रचनाएं हैं। इनमें है देखो सिंहासन 32 1801, बैताल 25 1801, शकुंतला नाटक 1810, माधवनल कामकनला 1801, प्रेम सागर ब्रजभाषा व्याकरण 1811 में। यह जो है यह लल्लूलाल की कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है। तो भारतेंदु की अनुदित रचना जो है सती प्रताप नहीं है। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। सती प्रताप यह भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है, यानी यह अनुदित नहीं की है, मौलिक है, खुद ने लिखी हुई है। यह भारतेंदु की मौलिक रचना है। भारतेंदु की मौलिक अनुदित नाटक यानी भारतेंदु ने जो मौलिक एवं खुद लिखे हैं और अनुदित किए हुए कुल नाटकों की संख्या जो है वह है 17 मौलिक रचनाएं। अभी भारतेंदु की मौलिक रचनाएं कौन सी है जो उन्होंने खुद लिखे हैं। वैदिक हिंसा न बहुती 1873, विषय विषमोधम 1876, प्रेम जोगिनी 1875, चंद्रावली 1976, यह प्रेम 1876, यह 1876 है, यहाँ पर 1976 हुआ है, गलत दिया है। भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, यह जो है भारतेंदु के मौलिक नाटक है। उसके अनुदित नाटक देखते हैं। रत्नावली 1868, विद्या सुंदर 1868, पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880, कर्पूर मंजरी 1875, सत्य हरिश्चंद्र 1875, भारत जननी 1877। यह जो है कहा जाए तो कुल नाटक जो है भारतेंदु के 17 नाटक है और 17 नाटकों में
जो उनके मौलिक नाटकों की संख्या है वह है देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 जो है उनके लिखित नाटक है, मौलिक नाटक है। और अनुदित नाटक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी उनके 9 नाटक जो है वह अनुदित नाटक है और 8 नाटक जो है वह लिखित नाटक है, मौलिक नाटक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, शेखर एक जूनी से है। जो शेखर एक जूनी का भाग 1 जो है वह 1940 में प्रकाशित हुआ और शेखर जूनी का भाग 2 जो है 1944 में प्रकाशित हुआ। यह आगे द्वारा लिखित एक शेखर एक जूनी यह उपन्यास कृति है, जूनी नहीं है। तो इसकी विशेषताएं क्या है देखते हैं। हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, यह इसकी विशेषता नहीं है। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रसित नहीं है। पिता के प्रति शेखर की मानसिकता यानी शेखर एक जूनी की ऊपर विशेषता क्या है यह पहचाना है। पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सौमन्यपूर्ण है, यह बिल्कुल गलत है। अगला है, शेखर एक जन्मता विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकार का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। यानी यहाँ पर कौन कौन से कथन सही होंगे, विशेषता कौन कौन सी है शेखर एक जूनी की? तो डी ऑप्शन सही है। और हिंदी उसके बाद जो है बी, इसका कोई भी पात्र सामान्य मानसिकता से ग्रसित नहीं है। यानी यहाँ पर बी और डी हमारा सही है, ये और सी जो है वह हमारा गलत है। शेखर एक जूनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। शेखर एक जूनी उपन्यास की विशेषता ये हमने उपयुक्त पढ़ा है। तो यहाँ पर शेखर एक जूनी उपन्यास के लेखक जो है सच्चिदानंद, यानी आज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। यह उपन्यास 2 भागों में है। इस उपन्यास का यानी इस उपन्यास के प्रमुख पात्र है शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह। यह जो है शेखर एक जूनी के पात्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर है देखो, भारत राष्ट्र भारती, यह जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, बाकी के है। हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। तो राष्ट्र भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। राष्ट्र भारती अभी राष्ट्र भारती किसकी रचना है? तो श्री कृष्ण सरल की रचना है राष्ट्र भारती। जबकि यानी कहा जाए तो मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है? तो किसान, विकट भर, केशों की कथा, रंग में भंग, जयद्रथ वध, कुलगुरु, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त स्वयं को कौटुंबिक कवि मानते थे और महात्मा गांधी ने भारत भारती लिखने पर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, याद रखिए। यहाँ पर जो है पात्रों को सुमिलित करना है। तो पात्र पर यह मालती जो है, मालती गैगरीन कहानी की पात्र है, नायिका है। वजीरा सिंह यह उसने कहा था कहानी का पात्र है। बुद्धगुप्त यह आकाशदीप कहानी का पात्र है। और लाल मोहर जो है वह तीसरी कसम कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, लज्जे तू बहनसी जस भग्गा धरू यंतु का तात्पर्य है। इसका तात्पर्य क्या है? यानी इसका अर्थ, हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। अच्छा नहीं हुआ क्योंकि हर मारे जाने लायक भी नहीं होते हैं, उसके मारे जाने से देश का भला हुआ। हे बहना, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा नहीं हुई। यानी यहाँ पर डी ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन हमारा सही है। हे बहना, अच्छा हुआ जो मारा गया, यानी वह कहती कि मेरा पति मारा गया, वह ऐसे वैसे नहीं मारा गया, मेरा पति युद्ध में मारा गया है, देश रक्षा में मारा गया, इसलिए मैं गर्वित हूँ, ऐसा वह कहती है। अगला है, गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का अर्थ क्या है या इस पहेली का उत्तर क्या है? तो यह जो है अरहर इसका उत्तर है। गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग,
यह अरहर इसका उत्तर होगा इस पहेली का। उक्त पहेली का उत्तर अरहर है। यहाँ कवि ने अरहर पेड़ के बीज का मुख ही मनोरम चित्रण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो यहाँ पर भी सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर हम इसको सुमिलित करेंगे। तो यहाँ पर सुमिलित करते हुए जो महामाया है, महामाया नहीं है, यह शकुन जो है, शकुन आपका बंटी की पात्रा है। एक मिनट, थोड़ा हटके हम इसको मिलाएंगे। शकुन जो है वह आपका बंटी की पात्रा है, और महामाया जो है, महामाया यह अघोर भैरव, और पार्वती जो है, पार्वती राम बोला, और हलीमा जो है, हलीमा सौदागर सिंह, यह इनका सुमिलित सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आगे की रचनाएं हैं। तो आगे की रचनाएं यहाँ पर कौन कौन सी है, हम यह प्रश्न छोड़कर आगे की पूरी रचनाएं यहाँ पर दी हुई है, और आगे की पूरी रचनाएं हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आंगन के पार द्वार 1961 में प्रकाशित है। नदी की बांक पर छाया 1981 आगे की रचनाएं हैं, यानी इस उत्तर पर। और अन्य जो आगे की रचनाएं, आगे जो है प्रयोगवादी कवि है, इनकी रचनाएं अन्य, यानी अन्य जो काव्य संग्रह है वह आगे के। भग्नदूत 1933 में प्रकाशित है। चिंता 1942, इत्तलम 1946, हरी घास पर क्षणभर 1949, बावरा आहेरी 1954, धरती इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, हरि ओ करुणा प्रभामय 1959, और अपूर्वा 1965, कितनी नावों में कितनी बार 1967, जबकि कितनी नावों में कितनी, यानी इतने पास आपने 1980, यह जो है काव्य इतने पास आपने 1980 में, यह जो है यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और तथा कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, यह 1979, यह जो है रघुवीर सहाय की कृति है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर जो कथन का प्रश्न है वह है स्थापना और तर्क है। यहाँ पर तर्क, यहाँ कारण यहाँ पर, और स्थापना। अभिकथन पढ़ते हैं। अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है, यानी अस्तित्ववाद जो है वह व्यक्ति को अपने कर्म के लिए मानता है। और कारण क्या कहता है, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता। तो इसका जो उत्तर होगा, दोनों सही है, स्थापना और तर्क। अगला प्रश्न है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुना अलंकृति पुनः क्लैपी, उक्त आचार्य, यानी यह किस आचार्य की उक्ति है। तो यह जो है यह मम्मट की उक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी। अभी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानियों में से यहाँ पर जो है नहीं, एक मिनट, गलत टिक हुआ, ये उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, और यह 1915 में प्रकाशित हुई थी। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अन्य रचनाएं भी हम देखेंगे। यानी सबसे प्रथम हम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसने कहा था कहानी के बारे में। उसने कहा था कहानी लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। यह कहानी जो है यह पूर्वदीप्ति शैली, यानी फ्लैशबैक पूर्वदीप्ति शैली में लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। और इस कहानी की, यानी उसने कहा था कहानी के पात्र है, मुख्य पात्र लहना सिंह है, बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, और सूबेदारनी होरा, ऐसे भी कुछ पात्र है। और फिर गुलेरी द्वारा रचित अन्य कहानियाँ, यानी गुलेरी द्वारा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ लिखी है। एक सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, और 1915 में 15 जो है वह है उसने कहा था। जबकि परिंदे कहानी नीलमल वर्मा की है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी प्रेमचंद की है। अमृतसर आ गया, यह भीष्म साहनी की कहानी है। अगला प्रश्न है, जात ले जात टके सेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है। यानी इसके जो है ब्राह्मण क्या कहता है इसके बारे में। जात ले जात टके सेर जात, 1 टका दो, हम अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ है कि यहाँ नगण्य, असाधारण, विशिष्ट, साधारण,
असाधारण, सब एक ही भाव बिकते, यानी चाहे चाहे सोना हो या सब्जी हो, एक ही भाव। अंधेर नगरी नाटक यह भारतेंदु का जो है 1881 में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण किस आत्मकथा के किस खंड में किया है? तो यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं में उसने हरिवंश राय बच्चन ने अपनी पीढ़ी के 7 पीढ़ियों का जिक्र किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं यह 1969 में प्रकाशित इनकी आत्मकथा है और यह इसके 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। इनके 4 खंडों का प्रकाशन देखते हैं। प्रथम जो है 1969 क्या भूलूं क्या याद करूं। द्वितीय खंड है 1970 में प्रकाशित होता है नीड का निर्माण फिर, और तृतीय खंड 1978 बसेरे से दूर। चतुर्थ खंड है 1985 10 द्वार से सोपान तक। यानी यहाँ पर अभी जो हाल ही में दिसंबर माह में नेट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं का सही क्रम लगाइए, यह प्रश्न पूछा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर शरद चंद्र का रचना है आवारा मसीहा। शिवरानी देवी का है प्रेमचंद घर में। राम वृक्ष बेनीपुल की गेहूं और गुलाब, और हरिवंश राय बच्चन का नीड़ का निर्माण फिर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। यह प्रेम की पीर के पक्षी थी। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम। तो पैरों में पंख बांधकर 1952 में प्रकाशित यह राम वृक्ष बेनीपुरी के है, जो यात्रावर्तन है। चिड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का है, 1964 में प्रकाशित हुआ है। नए चीन में 10 दिन 1967 में प्रकाशित गिरिधर राठी का है, और आंखों देखा पाकिस्तान 2006 में कमलेश्वर का है। यानी आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। तो आपका बंटी उपन्यास में क्या क्या वर्णित है देखते हैं। समाज के प्रति विद्वेष यह नहीं है, बालक के असुरक्षा की भावना यह है उसमें, और मात्र प्रेम की लालसा, आत्महत्या का विचार यह नहीं है उसमें। यानी यहाँ पर कौन कौन से सही है हमारे? तो बालक के मन में असुरक्षा, जो बंटी के मन में असुरक्षा उत्पन्न होती है, यह भी है, और मात्र प्रेम की लालसा, यह जो दो है यह सही है। आपका बंटी उपन्यास के बारे में यह जो है वर्णन हुआ है। मनु भंडारी का आपका बंटी उपन्यास है और यह 1971 में प्रकाशित हुआ है। इसमें विवाह उपरांत जो संबंध होते पति पत्नी के विच्छेद संबंधों का चित्रण और उसका परिणाम बालक के मन पर किस प्रकार होता है, बच्चे के मन पर, यह बताया गया है इसमें। द्वैतवादी संप्रदाय के प्रवर्तक है। अभी द्वैतवादी संप्रदाय के बारे में पढ़ते हुए हम इसमें जितने भी संप्रदाय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। रुद्र संप्रदाय जो है वह वल्लभाचार्य का है और वो शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित है, दर्शन के है। रामावत संप्रदाय रामानंद ने स्थापित किया और वह रामानंद जो है वह विशिष्ट द्वैतवाद से है। अगला प्रश्न है, कथन है अगले प्रश्न में, और ये कथन जो है यह अंधा युग नाटक से यह कथन है। तो यहाँ पर विदुर क्या कहता है? पत्थर की खानों से, यानी यहाँ पर पत्थर की खानों से मणियाँ निकलती है, यह कथन गांधारी का है। पत्थर की खानों से मणियाँ निकलती है। अश्वत्थामा क्या कहता है? मैंने प्रतिशोध ले लिया युधिष्ठिर से पिता की पाप हत्या का, यह जो कथन है यह अश्वत्थामा का है। और अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा होना ही है, तो यह संजय का कथन है। और हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, यह जो है विदुर का कथन है। यह विदुर का कथन है, हृदय तुम्हारा पत्थर है गांधारी। और फिर इसके प्रति रोध में या इसके उत्तर में गांधारी कहती कि पत्थर के खानों से मणियाँ निकलती है। तो यह इस प्रकार सुमिलित करना था, यह हमने सुमिलित किया है। तो निम्नलिखित तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन से है? तो बताइए। यहाँ पर अक्षर यह जो है तत्सम शब्द है, और अन्य जो तत्सम शब्द है यहाँ पर आग का तत्सम जो है अग्नि होता है, बयार का तत्सम बात होता है, और पंख का तत्सम शब्द जो है वह पक्षी होता है। अगला प्रश्न है, यह भी सुमिलित कीजिए, सुमिलित करना है।
इसको हम यहाँ पर थोड़ा सुमिलित करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, यह किताब आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, यह रामलीला शर्मा की किताब है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, यह रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश, यह जो है रामचंद्र तिवारी की किताब है। और हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह जो है यह शिवमंगल मिश्र की किताब है। अगला प्रश्न है, धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल्य से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। उपर्युक्त संवाद गोदान में किस पात्र के मध्य हुआ है? तो यह कथन किन दो पात्रों के? यह जो है गोविंदी और मेहता के बीच में कथन हुआ है। यह 1936 में लिखित उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा है। यहाँ पर प्रेमचंद के अन्य उपन्यास भी है, वह उस पर भी हम देवस्थान रहस्य, जो प्रेमचंद का 1905 में प्रकाशित उपन्यास है, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रयम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932 और गोदान 1936। मंगलसूत्र यह अधूरा उपन्यास था और वह बाद में पूरा किया और बाद में 1948 में प्रकाशित किया गया। नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार है। अभी नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के कौन कौन से विचार है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार है, इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रास युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। यह दो कथन जो है रामचंद्र शुक्ल के थे नंददास के बारे में। यह सूरदास जी के प्राय समकालीन थे और इनकी गणना अष्टछाप में इसके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि गढ़िया नंददास जड़िया, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक। अभी नंददास की प्रसिद्ध पुस्तक है रास पंचायत धी, जो रोला छंद में लिखी हुई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भगवान दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचायत धी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सागाई, भ्रमर गीत, सुदामा चरित, यह जो है उनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँगते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आँख मीचे, घास चुप है, काश चुप है, मुख शाल, पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस पाती हवा जिनमें। तो इसके बारे में क्या है देखते हैं। तो उपयुक्त पंक्तियों का आशय, यानी इसका आशय क्या है। यहाँ जंगल जो है केवल जंगल नहीं है, जीवन की चुनौती दी हुई है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि गांधीवादी विचारक भवानी प्रसाद मिश्र की यह रचना है और भवानी प्रसाद मिश्र यह दूसरे तार सप्तक के कवि थे। तो इनकी प्रमुख रचना है, यानी अन्य भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, चकित है दुख, 100%, पंचशती, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल, संध्या, और यह जो है इनकी रचनाएं हैं। वे झूठा सच उपन्यास में वर्णित क्या क्या है देखते हैं। तो झूठा सच उपन्यास में विभाजित है भय उत्पादक आशंका, सांप्रदायिक विद्वेष की आग, मानवीय संवेदनाओं की हत्या वर्णित है। यशपाल का है और यह यशपाल जो है प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार थे। इनका प्रथमता उपन्यास है। यशपाल के अन्य उपन्यास दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, झूठा सच भाग 1 1958, झूठा सच का भाग 2 1960, अप्सरा का छाप 1972, तेरे मेरे रास्ते 1974, यह जो है यशपाल के उपन्यास हैं। झूठा सच का प्रथम भाग का जो नाम है वह वतन और देश है और झूठा सच के दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। मेरी भोबादा हरो, दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द, यानी यहाँ पर परछाई और झलक, ये झाई शब्द के दो अर्थ हैं। यहाँ पर देखते हैं। तो औपम्य गर्भ जो है वह है
यहाँ पर व्यक्तिरेख अलंकार में आता है। और सादृश्य मूलक जो है, सादृश्य मूलक यहाँ जो है, यह सादृश्य मूलक उत्प्रेक्षा में आता है। और विरोध गर्भ, विरोध गर्भ किस अलंकार में आता है? तो विरोध गर्भ यहाँ जो है, यह विरोध गर्भ विभावना में आता है। और श्रृंगार मूलक जो है वह श्रृंगार मूलक एकावली में आता है। तो यहाँ पर मुक्तिबोध की रचना है, तो मुक्तिबोध की रचना है एक साहित्य की डायरी, अन्य जो है वह मुक्तिबोध की रचनाएं नहीं है। अगला प्रश्न है, यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है, यह देह भाव भ्रांति, यह कथन जो है यह उर्वशी का कथन है। और यह देह भाव भ्रांति, यह कथन उर्वशी का है। उर्वशी 1961 में लिखित रचना है और यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और एक गीति नाट्य, उर्वशी है एक गीति नाट्य है। और दिनकर इसको महाकाव्य के लिए यानी इस उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दिनकर की अन्य कृतियाँ, यानी दिनकर की अन्य कृतियों में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, दिल्ली, परशुराम की प्रतीक्षा, यह जो है दिनकर की रचनाएं हैं। शिव शंभू के चिट्ठी से संबंधित है। अभी शिव शंभू के चिट्ठी से संबंधित क्या क्या है इसमें देखते हैं। तो कलकत्ता से प्रकाशित हुए थे शिव शंभू की चिट्ठी और भारत मित्र पत्रिका में, यह जो दो है इसके शिव शंभू की चिट्ठी में संबंधित है। यानी आनंद कादम्बिनी और चुनार, इसका जो संबंध इस पर नहीं है। अगला प्रश्न है, छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं है। तो छायावाद के बारे में शुक्ल की स्थापनाएं क्या क्या है देखते हैं। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है, यह है। और आगे जो कथन है वह छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती है। यह दो कथन रामचंद्र शुक्ल के छायावाद के बारे में है। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के प्रवर्तक मैथिलीशरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद के प्रवर्तक सुंदरनंदन पंत को माना है। और प्रभाकर माचुए ने छायावाद का प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। इलाचंद्र जोशी और अन्य विद्वानों ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है हमारा, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, यानी भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, यह किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? तो यह जो है मुर्दहिया, जो तुलसीराम द्वारा लिखित 1910 में प्रकाशित है। यह प्रथम भाग है उनकी आत्मकथा का। और द्वितीय मणिकर्णी का जो 2010 में प्रकाशित होता है। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा दो भागों में है। मुर्दहिया 2010 में प्रथम भाग है और उनका यानी उनकी आत्मकथा का द्वितीय भाग मणिकर्णी का 2013 में यह दूसरा भाग है। जबकि झूठन जो है वह झूठन आत्मकथा 1997 में प्रकाशित, यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। अपने अपने पिंजरे, यह 1995 में प्रकाशित, वह मोहनदास नैमिष राय की है। मेरी पत्नी और भेड़िया, यह धर्मवीर की है। यह दलित आत्मकथा है। मोहनदास नैमिष राय कृत अपने अपने पिंजरे हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा, यानी मोहनदास नैमिष राय कृत जो अपने अपने पिंजरे, यह जो आत्मकथा है यह हिंदी साहित्य की प्रथम दलित आत्मकथा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है? तो यहाँ पर आत्मकथा कौन सी नहीं है देखते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी यह मनु भंडारी की है। और बाम भट्ट की आत्मकथा यह उपन्यास है। शेखर एक जीवनी यह भी उपन्यास है। और यहाँ पर अन्य से अनन्या, यह दो आत्मकथा की रचनाएं है। बाम भट्ट की आत्मकथा यह उपन्यास 1946 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चारुचंद्र लेख 1936, पुनर्रवा 1973, अनामदास का पोथा, यह जो है अभी शेखर एक जीवनी यह आगे का उपन्यास है। और प्रथम भाग 1940 में प्रकाशित हुआ है और आगे शेखर एक जीवनी का द्वितीय भाग 1994 में प्रकाशित हुआ है। यह उपन्यास नदी के द्वीप 1951 तथा अपने अपने अजनबी 1961, जबकि एक कहानी यह भी मनु भंडारी की आत्मकथा है और यह 2007 में प्रकाशित हुई है।
अगला है विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। अभी विद्यापति के पदावली में कौन कौन से विषय वर्णित है उसमें, तो इसमें है देखो वय संधि और अनमेल विवाह, यह दो जो है इसमें विद्यापति के पदावली में वर्णित विषय हैं। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पर कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यानी कविता की भाषा विरोधाभास की भाषा होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है क्लीद ब्रुक्स का कथन है। अगला प्रश्न है जेही पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोही पंखी जाई जरी तरी वर होई निपात। यह कथन इसमें प्रयुक्त दोहे में क्या है? तो लेकिन इसमें क्या बताया है? तो इसमें जो है इसमें संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में बताई गई है। संवेदना जो है वह अभिव्यक्ति के रूप में बताई हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागौर द्वारा रचित नहीं है? तो अमृतलाल नागौर द्वारा अर्धनारीश्वर यह रचित नहीं है। परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? तो यहाँ पर जो है प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का लूट का यथार्थ है, यह बिल्कुल सही है परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में। और अगला कथन क्या है देखते हैं ना, ये की है यहाँ पर जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरी से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी। तो यह जो है यह 1957 में प्रकाशित कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी राजा नीरबंसिया है। राजा नीरबंसिया कहानी के अंतर्गत और एक कहानी पौराणिक कहानी चलती है, वह राजा और रानी की है जो माँ सुनाया करती है, ये शीर्षक से प्रारंभ होती है। अभी जगपति की बीमारी से यह यानी कमलेश्वर की अन्य कहानियाँ देखती है। राजा निर्बंसिया यह 1957 में प्रकाशित है। कस्बे का आदमी 1958 में, खोई हुई दिशा है 1963, मास का दरिया 1967, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002, यह कमलेश्वर की कहानियाँ हैं। कमलेश्वर समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है। राजा नीलबंसिया कहानी के प्रमुख पात्र, अभी राजा नीलबंसिया कहानी के प्रमुख पात्रों में जगपति, चंदा, जगपति की माँ दयाराम, कंपाउंडर जो है बच्चन सिंह है। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम, यानी यहाँ पर देवरानी जेठानी यह जो है प्रथम है, जो पंडित गौरी दत्त का है, और गोपाल राय ने यह इसको प्रथम उपन्यास माना है जो 1870 में प्रकाशित होता है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का 1882 में, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का 1886 में प्रकाशित होता है। निशा हिंदू राधा कृष्ण दास का 1890 में प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है कथन और इसका है कारण का है। अभिकथन क्या कहता है देखते हैं। अभिकथन कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उसे अजनबी हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। तो इसमें क्या है देखो, इसमें जो है दोनों सही है। अगला प्रश्न है कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? यानी यहाँ पर हमने यह देखा है, यह प्रश्न देखे हैं लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कामायनी के सही क्रम देखते हैं हम। पहला जो सर्ग है वह चिंता द्वितीय है, आशा तृतीय है, और श्रद्धा चतुर्थ है, काम और पांचवा है वासना, छठवां है लज्जा, सातवां है कर्म, आठवां है ईर्ष्या, नवा सर्ग है ईड़ा, और 10वां सर्ग है स्वप्न, 11वां सर्ग है संघर्ष, और 12वां सर्ग है निर्वेद, 13वां सर्ग है दर्शन, और 14वां सर्ग है रहस्य, और 15वां सर्ग है आनंद। कामायनी का पहला सर्ग चिंता है, और अंतिम और लास्ट का सर्ग जो है वह है आनंद। और यह कामायनी को शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है, यह भी बात याद रखिए। अगला प्रश्न है देवसेना के कथन कौन से है? यहाँ पर पहचानना है हमें देवसेना के कथन कौन कौन से है। देवसेना के कथन कौन कौन से देखना है हमें, एक मिनट। तो देवसेना के कथन है यहाँ पर पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, विजया आकाश के सुंदर, नक्षत्र
आँखों से केवल देखी जाती है, यह एक है। और अगला जो कथन है वह है यहाँ पर, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन भरा हुआ है यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के पहले, धोखे की टट्टी। यह जो दो कथन है यह देवसेना के कथन हैं। अगला प्रश्न क्या है पढ़ते हैं। तो यह रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम क्या है, यानी प्रारंभिक 4 आचार्य यहाँ पर कौन से है देखते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, यह 1929 में प्रकाशित हुआ है। तो प्रथम अष्टछाप के कवि में रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को रखा है, द्वितीय नंददास को रखा है, और तृतीय स्थान पर कृष्णदास को, और चतुर्थ स्थान पर परमानंद दास को रखा है। यहाँ पर अष्टछाप के पूरे संपूर्ण कवि है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ जो है अष्टछाप के कवि जो है अष्टछाप की स्थापना जो है वह गोस्वामी विठलनाथ ने की थी 1565 में। इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विठलनाथ के शिष्य द्वारा अष्टछाप की स्थापना हुई थी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के कवि, यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के कवि है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुरदास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, वल्लभाचार्य और वल्लभाचार्य के कुल 84 शिष्य थे, और विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। 252 में से 4 चुनकर उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। ईदगाह कहानी में व्यक्त है। अभी ईदगाह कहानी में क्या क्या व्यक्त है, यहाँ पर बाल मनोविज्ञान और मातृवत्सलता, यह 2 बातें ईदगाह कहानी में बताई गई है। अगला प्रश्न है, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं, क्यों? यानी क्यों अधिकार नहीं है, तो वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। कौन? जो गुरु रामगुप्त है वह, इसलिए वह उसका अधिकार नहीं है। यानी यहाँ पर जो है सुमिलित करने का प्रश्न है। शेखर जो है, शेखर सरस्वती, सिलिया माता दीन और चंद्रदेव से मेरी बात, जयदेवपुरी यह तारा का भाई है, बाम भट्ट निपुणिका। नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, यानी 2 कथन दिए हैं, और इसका कथन यहाँ पर एक है अभिकथन। डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता है। यानी डार्विन क्या मानता है, ईश्वर जो है वह सृष्टि का निर्माता है। और उसका कारण क्या है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। तो यहाँ पर जो है एक गलत और एक सही, यानी यहाँ पर अभिकथन सही नहीं है, यानी अभिकथन गलत है और कथन जो है, कारण जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, भोलाराम का जीव कहानी के विषय है। अभी भोलाराम की जीव कहानी में कौन से विषय है, तो यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार का अनावरण बताया है, और उसके बाद जो है सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी भी बताई गई है। हरिशंकर परसाई, यानी भोलाराम का जीव यहाँ हरिशंकर परसाई ने लिखा है। और हरिशंकर परसाई के उपन्यास देखते हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, यानी हरिशंकर परसाई के निबंध देखते हैं, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घी से, पाखंड का अध्यात्म, प्रेमचंद के फटे जूते, यह जो है हरिशंकर प्रसाद के निबंध है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। प्रकाशन की दृष्टि के अनुसार सही अनुक्रम है। शांति निकेतन 1967 शिव प्रसाद सिंह का है। शिवालिक, यानी शांति निकेतन से शिवालिक, यह शिव प्रसाद सिंह का है। दूसरी परंपरा की खोज 1967 नामोर सिंह का है। साहित्यकार और चिंतक 1997 में राममूर्ति त्रिपाठी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह राममूर्ति त्रिपाठी का है। और योमकेश दरवेश
2010 विश्वनाथ त्रिपाठी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, यानी हरिश्चंद्र ने कौन सा निबंध, यानी रामायण का समय यह जो है भारतेंदु का निबंध है, अन्य जो है वह भारतेंदु के निबंध नहीं है। अभी राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुआ है, तो राग दरबारी उपन्यास में क्या क्या है, तो ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना की गई है, बिल्कुल सही है, और कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति बताई हुई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राम रावण के युद्धों को रूपायित करने के लिए निराला ने राम रावण के युद्ध को बताने के लिए क्या कहा है, तो यहाँ पर संस्कृत पद मैत्री नाद योजना अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। अगला प्रश्न है, हम यहाँ पर निराला की अन्य कृतियाँ देखेंगे। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांदे काकली 1969 है। फटिक भूमि पद कर पग छाया यह शोभा आती, राजती करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठक की साजत। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है, तो यह काव्य पंक्तियाँ जो है वह है सूरदास की काव्य पंक्ति है। तो आज की वीडियो में यहीं पर रुकते हैं और इसके आगे का भाग हम कल देखेंगे। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।